हेलो एवरीवन। सो कैसे हैं आप लोग? और सब बढ़िया। तो पिछले लेक्चर हम लोगों ने डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन पर कंप्लीट किया था और आज हम करेंगे ब्लड बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन पर। ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज गैसेस पे मैंने मीडियम क्वेश्चंस ढूंढे थे, लेकिन मुझे परफेक्ट क्वेश्चंस नहीं मिले थे और बॉडी फ्लूइड सर्कुलेशन में बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन मिल गए थे। तो मैं सोचा पहले इसका बना दूंगा, फिर ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज बना दूंगा। तो आज आप बॉडी फ्लूइड सर्कुलेशन कर लीजिए और अगला सेशन ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज पर आएगा, ठीक है? तो ये वाला सेशन स्टार्ट करते हैं। तो आज हम करेंगे बॉडी फ्लूइड एंड बॉडी सर्कुलेशन, ठीक है? तो लेट्स स्टार्ट सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन इज डब साउंड इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग क्लोजर ऑफ। किसके बंद होने पर डब साउंड प्रोड्यूस होती है? सेमुलर वेव्स, बाइकस्पिड वेव, ट्राइकस्पिड वेव, बोथ बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वेव। डब साउंड, देखिए सबसे पहले आपको एक बात बताऊं, डब साउंड जो होती है वो सेकंड साउंड होती है। हमारे हार्ट की डब साउंड जो होती है वो सेकंड साउंड होती है, ठीक? आपको ये ध्यान रखना। फर्स्ट साउंड कौन सी होती है? लब, ठीक है? अब मैं आपको बताऊँ फर्स्ट साउंड कब होती है प्रोड्यूस। फर्स्ट साउंड होती है ड्यू टू द क्लोजर ऑफ बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वेव। जो फर्स्ट साउंड प्रोड्यूस होती है वो क्लोजर होती है, क्लोजर होने के कारण बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वेव के कारण होती है, ठीक है? और जो सेकंड साउंड होती है वो होती है ड्यू टू द क्लोजर ऑफ सेमिल्यूनर वेल्व, ठीक है? फर्स्ट साउंड में फर्स्ट साउंड कॉन्ट्रैक्शन फेज शो करता है और सेकंड साउंड रिलैक्सेशन फेज शो करता है वेंट्रिकल का। सेकंड साउंड रिलैक्सेशन शो वेंट्रिकल करता है। और मैंने बताया आपको कि सेकंड साउंड प्रोड्यूस होती है ड्यू टू द क्लोजर ऑफ सेमिल्यूनर वेव्स, ठीक है? और सेकंड साउंड डायस्टोलिक साउंड भी कहलाती है। तो सेमिल्यूनर वेव्स के क्लोजर के कारण होता है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? सेमिल्यूनर वेव्स, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है? अगला क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट के रिस्पेक्ट में कौन सा स्टेटमेंट गलत है ये बताना है आपको। दे आर कलरलेस ड्यू टू लैक ऑफ हीमोग्लोबिन, दे आर डिवाइड ऑफ न्यूक्लियस, lymphocyte and monocyte are agranulocytes, neutrophils, basophils and eosinophils are different types of granulocyte। इसमें से कौन सा ल्यूकोसाइट के रिस्पेक्ट में गलत है बताइए। चलिए एक एक पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं इसके। दे आर कलरलेस ड्यू टू लैक ऑफ हीमोग्लोबिन, ठीक है? ल्यूकोसाइट में कलर नहीं होता, वो वाइट होते हैं और उनके पास हीमोग्लोबिन भी नहीं होता। दे आर डिवाइड ऑफ न्यूक्लियस, नहीं, वो डिवाइड ऑफ न्यूक्लियस नहीं होते। ल्यूकोसाइट को हम डब्ल्यूबीसी भी कहते हैं, ठीक है? डब्ल्यूबीसी का ही दूसरा नाम ल्यूकोसाइट है। और वे दीज आर द सेल्स ऑफ ब्लड, ये क्या ब्लड के सेल्स हैं जो कि रेड बोन मैरो में प्रोड्यूस होते हैं और इनका डिवाइड ऑफ न्यूक्लियस नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बाकी हम आगे भी पढ़ते हैं। लिम्फोसाइट एंड एक मोनोसाइट आर ए ग्रेनुलोसाइट, सही है ये। लिम्फोसाइट और मोनोसाइट दोनों ए ग्रेनुलोसाइट ही होते हैं, ठीक है? क्योंकि डब्ल्यूबीसी की मतलब लिम्फोसाइट और लिम्फोसाइट और मोनोसाइट ये ल्यूकोसाइट के पार्ट है। ल्यूकोसाइट को हम डब्ल्यूबीसी भी कहते हैं, तो डब्ल्यूबीसी के भी पार्ट हुए लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, ओसिनोफिल्स डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रेनुलोसाइट, ये भी सही है। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला, इन अ स्टैंडर्ड ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम विच वन ऑफ द स्टेट फॉलोइंग अल्फाबेट इज द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रिस्पेक्टिव एक्टिविटी ऑफ ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट के रिस्पेक्टिव में कौन सा करेक्ट हमें दिया गया है? एस स्टार्ट ऑफ सिस्टोल, टी एंड ऑफ डायस्टोल, पी डीपोलराइजेशन ऑफ आर्टरिया एंड आर रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। कौन सा हमें सही दिया गया मैच बताइए। देखिए मैं आपको एक बात बताऊँ, इसमें जो QRS, क्या QRS ये रिप्रेजेंट करते हैं डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, ठीक है? QRS क्या करते हैं? डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। हमें यहाँ पे एस में दिया स्टार्ट ऑफ सिस्टोल 9, आर में दिया रिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल 9, ये क्या करता है? डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल करता है, ठीक है? अब बात आती है टी और पी की। जो टी होता है वो करता है रिपोलराइजेशन, नॉट एंड ऑफ डायस्टोल। टी क्या करता है? टी वेव जो होती है वो रिपोलराइजेशन करती है, एंड ऑफ डायस्टोल नहीं करती है। तो ऑप्शन नंबर बी भी गलत हुआ।
अब बात आती है ऑप्शन नंबर पी, ऑप्शन नंबर इसकी पी वाले की। तो पी वाले अब देख लेते हैं, चलिए। पी में कहा है हम लोगों से इसने रिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, पी डिपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया करता है, सही है। पी क्या करता है? डिपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया करता है। जो डिपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया क्या करता है? ये कॉस्ट करता है एक्टिवेशन ऑफ एसए नोड, साइनो एट्रियल नोड को एक्टिवेट करता है डिपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया, जो कि क्या में होती है? पी वेव में होती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, डिपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन देयर इज अ रिस्क फैक्टर फॉर चिल्ड्रन एक्वायरिंग राइड्रोब्लास्टोसिस फीटालिसिस। ठीक है, किसमें रिस्क फैक्टर है चिल्ड्रन के लिए एक्वायरिंग राइड्रोब्लास्टोसिस फीटालिसिस? ये एक प्रकार का डिसऑर्डर है आरएच ग्रुप का, आरएच ब्लड ग्रुप का डिसऑर्डर है। तो किसके कारण हो सकता है? जब मदर का आरएच निगेटिव हो और फादर का निगेटिव हो, या फिर जब मदर का निगेटिव हो फादर का पॉजिटिव हो, या फिर जब मदर का पॉजिटिव हो फादर का भी पॉजिटिव हो, और या फिर मदर का पॉजिटिव हो फादर का नेगेटिव हो। कब ऐसी कंडीशन होगी? जब मतलब बेबी को भी राइड्रोब्लास्टोसिस फीटालिस हो सकता है। बस एक बात बताऊँ, राइड्रोब्लास्टोसिस फीटालिसिस एक प्रकार का डिसऑर्डर है आरएच ब्लड ग्रुप का। ठीक है, देखिए बताइए, इसका आंसर होगा जब मदर का आरएच निगेटिव होगा और फादर का आरएच पॉजिटिव होगा। तो मदर का आरएच निगेटिव कौन कौन से? ए और बी में है, और फादर का आरएच बी में है। तो फादर का आरएच पॉजिटिव होगा और मदर का आरएच निगेटिव होगा, तब राइड्रोब्लास्टोसिस फीटालिसिस मतलब कि रिस्क फैक्टर होगा फिर चिल्ड्रन, मतलब चिल्ड्रन में ट्रांसफ़र हो सकेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, करेक्ट रूट बताना है पल्स मेकिंग इम्पल्स का, जो कि क्या कहते हैं हार्ट में मतलब कि ट्रैवल्स इन द हार्ट, हार्ट में ट्रैवल्स करते हैं, मतलब इम्पल्स कहाँ से कहाँ तक जाते हैं, हमें करेक्ट वे बताना है उसका। सोचिए, हमें दिया है पहले में एवी नोड बंडल ऑफ हिज, एसए नोड परकिंजे फाइबर हार्ट मसल, दूसरे भी ऐसे, मतलब कि सारे यही ऑप्शन दिए कि कहाँ से कहाँ तक जाते हैं। अब सोचिए इसमें कौन सा आंसर करेक्ट होगा। देखिए सबसे पहले बताऊं तो एसए नोड सबसे पहले जाती है, क्योंकि पेस मेकर ऑफ कट हेड कहलाता है एसए नोड। तो आपको सबसे पहले ढूंढना एसए नोड क्या है, क्या में एसए नोड हमें दिया सी और डी में। ठीक है, अब हमें सोचना एसए नोड बस किस में जाएगी। आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, जब एसए नोड काम करना बंद कर देता है तो एवी नोड फंक्शन करता है। एवी नोड फंक्शन करता है तो मतलब कि एसए नोड के बाद किस में जाएगी? एवी नोड में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। मैं दो ही ऑप्शन से पता कर लिया, फिर भी आगे पढ़ते हैं। एवी नोड के बाद बंडल ऑफ हिज में जाएगी इम्पल्स, बंडल ऑफ हिज से परकिंजे फाइबर और परकिंजे फाइबर से हार्ट मसल। मतलब ये इम्पल्स का ट्रांसफॉर्मेशन है, कहाँ से कहाँ तक जाएगी। एसए नोड से एवी नोड, फिर एवी नोड से बंडल ऑफ हिज, बंडल ऑफ हिज से परकिंजे फाइबर्स और परकिंजे फाइबर से हार्ट मसल में। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग ब्लड प्रेशर के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। सोचिए, जब 130 से 90 mmHg कंसीडर्ड इज हाई एंड रिक्वायर्स ट्रीटमेंट, 100 से 150 mmHg इज कंसीडर्ड एन आइडियल ब्लड प्रेशर, 105 से 50 mmHg मेक वन वेरी एक्टिव, या फिर डी नंबर में दिया है 190 से 110 मतलब 110 mmHg में हार्म वाइटल ऑर्गन्स लाइक ब्रेन एंड किडनी। कौन सा आंसर करेक्ट होगा इसका ब्लड प्रेशर के रिगार्डिंग? देखिए हम आपको बताएं, जब नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है किसी भी बंदे का, तो नॉर्मल होता कितना होता है? नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है 120 से 80 mmHg। ठीक है, नॉर्मल बंदे का ब्लड प्रेशर होता है ये। ठीक, अब हमसे कहा है कि क्वेश्चन पूछा है कि हाई ब्लड प्रेशर कौन सा कहलाए, किस में हाई ब्लड प्रेशर होगा। तो हाई ब्लड प्रेशर का मतलब है कि इन दोनों से ज़्यादा होगा। ठीक, इन दोनों से क्या होगा? ज़्यादा होगा। अब देखिए ज़्यादा होगा, ध्यान रखिएगा, ये क्या है? ये है सिस्टोलिक, ये है सिस्टोलिक एंड दिस इज द डायस्टोलिक, डायस्टोलिक। ठीक है,
अब हमें ध्यान देना है कौन सा करेक्ट देखना है पहले। तो पहले तो हमारा नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना है, सिस्टोलिक 120 है और डायस्टोलिक 80 है। तो अब चेक करिए इसमें कौन सा सही होगा, आइए चेक करते हैं। ए में दिया है 130 से 90, तो ये दोनों ज़्यादा है इससे, ए हो सकता है। बी में दिया है 100 से, ये नहीं हो सकता, कम है इससे, ये भी नहीं हो सकता, कम है। अब बात आती है ए और डी की। अब आपको यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगाना है। अगर आप मान लीजिए आपको अगर थोड़ा सा कोई भी प्रॉब्लम हो, थोड़ी सी हो बिल्कुल, तो वो आप एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन अब बहुत ज़्यादा हो तो आप एडजस्ट नहीं कर सकते। तो यहाँ पर ही 120 के बाद 130 थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, तो हार्ट की मसल्स एडजस्ट कर सकती हैं, वो प्रेशर सपोर्ट कर लेगा। लेकिन अगर 190 हो जाएगा या फिर 110 हो जाएगा तो फिर वो एडजस्ट करना मुश्किल है। ठीक है, आपको ये थोड़ा दिमाग लगाना है। तो अब उसने कहा है ए वाले में कि ए वाले हमसे देखिए पहले क्या कहा है, इसको थोड़ा मैं रफ कर दूँ, एक सेकेंड। ए वाले में उसने कहा है हमसे कि 130 या फिर 90 mmHg इज़ कंसीडर्ड एज हाई रिक्वायर्स ट्रीटमेंट। ठीक है, हमसे ये कहा है। अब इसने कहा है 130 से जब 90 ही हो तभी हमें हाई रिक्वायर्स ट्रीटमेंट चाहिए होगा, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। अगर 130 से 90 होगा, 130 और 90 होगा तो हमें थोड़ा ट्रीटमेंट चाहिए, लेकिन हाई रिक्वायर्ड ट्रीटमेंट नहीं चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 190 से 110 Hg में हार्म वाइटल ऑर्गन लाइक ब्रेन एंड किडनी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये कहा है कन्वर्जन ऑफ फाइब्रिनोजन टू फाइब्रिन कैटलाइज्ड बाय, किसके द्वारा कन्वर्जन होगा फाइब्रिनोजन से फाइब्रिन में? थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन, ऑल ऑफ दिस किसके द्वारा होगा? देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, थ्रोम्बोप्लास्टिन को हम थ्रोम्बोकाइनेज भी कहते हैं, थ्रोम्बोप्लास्टिन को हम थ्रोम्बोकाइनेज भी कहते हैं, और ये एक प्रकार का प्लाज्मा प्रोटीन होता है जो कोएगुलेशन ऑफ ब्लड में हेल्प करता है। मैं फिर से बताता हूँ, थ्रोम्बोप्लास्टिन को हम थ्रोम्बोकाइनेज भी कहते हैं, ये एक प्रकार का प्लाज्मा प्रोटीन होता है जो कोएगुलेशन ऑफ ब्लड में हेल्प करता है बाय कैटालाइजिंग द कन्वर्जन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन में। ठीक है, प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन में कैटालाइज करने में हेल्प करता है। ये कौन सा? थ्रोम्बोप्लास्टिन। तो थ्रोम्बोप्लास्टिन तो इसमें कैटालाइज करने में हेल्प करता है, किसमें? प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन में। लेकिन हमसे क्वेश्चन पूछा है फाइब्रिनोजन से फाइब्रिन में, तो पहले तो प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन में चेंज कर रहा है, तो यहाँ पर प्रोथ्रोम्बिन ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि प्रोथ्रोम्बिन ही चेंज हो रहा है थ्रोम्बिन में। और इसने कहा फाइब्रिनोजन से फाइब्रिन में, तो फाइब्रिनोजन से फाइब्रिन कौन करेगा? थ्रोम्बिन करेगा फाइब्रिनोजन से फाइब्रिन में। अब थ्रोम्बोप्लास्टिन तो ये होगा ही नहीं क्योंकि ये तो कैटालाइज कर रहा है। ठीक है, ऑल ऑफ दिस भी कहा। अब बचा प्रोथ्रोम्बिन और थ्रोम्बिन, तो प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन में चेंज कर रहा है थ्रोम्बोप्लास्टिन, तो प्रोथ्रोम्बिन भी नहीं हो सकता। अब बचा थ्रोम्बिन, तो थ्रोम्बिन इज द करेक्ट आंसर, जो क्या करेगा? फाइब्रिनोजन से फाइब्रिन में चेंज करने में हेल्प करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है द डिफरेंस बिटवीन सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर इन ह्यूमन इज। अभी मैंने आपको पीछे ही 2 क्वेश्चन पहले बताया है कि सिस्टोलिक हमारा होता है, चलिए लिख लेते हैं इसको, सिस्टोलिक हमारा होता है कितना? एक जस्ट सेकेंड, हाँ, सिस्टोलिक हमारा होता है 120। ठीक है, सिस्टोलिक कितना होता है? 120 होता है। और डायस्टोलिक होता है 80। अब इसने कहा है डिफरेंस, तो कर देंगे डिफरेंस, कौन सी बड़ी बात है? 120 माइनस 80 इक्वल्स टू 40, तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? 40 mmHg। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 40 mmHg। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा है, 2 मिनट, 1 सेकंड रुकिएगा। हाँ, अगला क्वेश्चन कहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द हार्ट रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड? कौन सा पार्ट हार्ट का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करेगा? राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल, राइट ऑरिकल कि लेफ्ट वेंट्रिकल? बताइए कौन सा हार्ट का पार्ट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करेगा? देखिए आपको एक्सप्लेनेशन देता हूँ मैं इसका। सुपीरियर और इन्फीरियर वेना कावा कलेक्ट करते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। सुपीरियर और इन्फीरियर वेना कावा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट करते हैं फ्रॉम द डिफरेंट बॉडी पार्ट।
और उसको किस में करते हैं, राइट ऑरिकल में भेजते हैं। सुपेरियर एंड इन्फीरियर वेना कावा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट करते हैं बॉडी के अलग अलग पार्ट से और उसको भेजते हैं किस में, राइट ऑरिकल में। इसका उसने क्वेश्चन में भी कहा है सबसे पहले डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करेगा क्या, राइट ऑरिकल। तो राइट ऑरिकल इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, इसको हम थोड़ा जूम कर लें, जस्ट अ सेकेंड। यस, वी हैव डन इट। यस, देखिए ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोल, वेंट्रिकुलर जब सिस्टोल होगा तब क्या होगा। ए में दिया ऑप्शन, ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज पम्प्ड इनटू द पल्मोनरी आर्टरी एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज पम्प्ड इनटू द आर्टरी। ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पंप होता है, पल्मोनरी आर्टरी में, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पम्प्ड इनटू द आर्टरी। ठीक है, दूसरा ऑक्सीजनेटेड ब्लड पम्प्ड इनटू द आयोर्टा और डीऑक्सीजनेटेड पम्प ब्लड इज पम्प्ड इनटू द पल्मोनरी वेन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में दिया है ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज पम्प्ड इनटू द पल्मोनरी वेन और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज पम्प्ड इनटू द पल्मोनरी आर्टरी। और डी में दिया है ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज पम्प्ड इनटू द आयोर्टा एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज पम्प्ड इनटू द पल्मोनरी आर्टरी। चलिए इसको हम वापस में कर लेते हैं पीडीएफ में। हाँ, तो अब कौन सा इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा सोचिए। मैंने आपको सारे ऑप्शन पढ़ा दिए हैं, कौन सा वेंट्रिकुलर सिस्टोल के दौरान होगा। देखिए वेंट्रिकुलर सिस्टोल के दौरान होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज पम्प्ड इनटू द आयोर्टा और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पम्प्ड इनटू द पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और पल्मोनरी वेन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, फ्लो उसी के द्वारा फ्लो होता है, पंप होता है, आप कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हमसे साथ साथ के दोनों नहीं पूछे कि पल्मोनरी आर्टरी पल्मोनरी वेन साथ साथ नहीं पूछे हमसे, इसमें कहा है क्वेश्चन में सब में अलग अलग दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको बता दें ऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप नहीं होता है पल्मोनरी आर्टरी में, पल्मोनरी वेन में पंप नहीं होता है, पंप होता है एओर्टा में, ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है पल्मोनरी आर्टरी के दौरान और पल्मोनरी वेन के दौरान। ठीक है, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पंप होता है, एओर्टा में, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप होता है पल्मोनरी आर्टरी में। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन दिया हुआ, अ थिन मस्कुलर वॉल सेपरेटिंग द अपर चैम्बर्स ऑफ द हार्ट। हार्ट के अपर चैम्बर्स की मस्कुलर वॉल को सेपरेट करते कौन कौन से, कौन सी मसल वॉल है थिन जो होती है। इंटरएट्रियल सेप्टम, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, राइट ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर सेप्टम, लेफ्ट ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर सेप्टम, कौन से हैं बताइए जो क्या करते हैं अपर चैम्बर ऑफ हार्ट की मस्कुलर वॉल को सेपरेट करते हैं। वो होती हैं इंटरएट्रियल सेप्टम। ये मसल्स क्या करती हैं, हार्ट के मस्कुलर वॉल को हार्ट के अपर चैम्बर्स के सेपरेट करती हैं। ठीक है, मैं आपकी एक बात और बताता हूँ कि इंटरएट्रियल सेप्टम में एक ओवल डिप्रेशन होता है जिसको हम फोसा ओवैलिस कहते हैं। इंटरएट्रिकुलर सेप्टम में एक ओवल डिप्रेशन होता है जिसमें हम क्या कहते हैं, फोसा ओवैलिस, जो विद इन द राइट ऑरिकल होता है। मतलब कि इंटर ऑरिकल सेप्टम के और राइट ऑरिकल के बीच के आसपास यहीं पर एक ओवल डिप्रेशन होता है जिसको हम क्या कहते हैं, फोसा ओवैलिस। ये ध्यान रखिएगा फोसा ओवैलिस वाला पॉइंट, क्योंकि क्वेश्चन में बन से आ सकता है। ये मैंने तो क्वेश्चन में नहीं डाला है लेकिन बन के आ सकता है, ये ध्यान रखिएगा फोसा ओवैलिस। अगला क्वेश्चन, कार्डियक साइकिल नॉर्मल पर्सन की कितनी होती है। ये तो आपको आता ही होगा, नॉर्मल पर्सन की कार्डियक साइकिल कितनी होती है। देखिए बताता हूँ, एट्रियल सिस्टोल, एट्रियल सिस्टोल ये कितनी देर का होता है, 0.1 सेकेंड। ठीक है, एट्रियल सिस्टोल होता है 0.1 सेकेंड का। और एट्रियल डायस्टोल, एट्रियल डायस्टोल ये होता है 0.8 सेकेंड का। ये 0.1 सेकेंड का होता है ऊपर वाला और ये होता है 0.18 सेकेंड का। अब अगर हम दोनों को ऐड करते हैं 0.8 नहीं, सॉरी आई एम रियली सॉरी, ये होता है इट्स नॉट 0.8, इट्स 0.7 सेकेंड। ठीक है, 0.7 सेकेंड। तो अगर हम 0.7 प्लस
0.7 प्लस 0.1 करें तो टोटल हमारा आएगा 0.8 सेकेंड। क्या आएगा? 0.8 सेकेंड। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, 0.8 सेकेंड की नॉर्मल पर्सन की कार्डियक साइकिल होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑल वेन्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट, कौन से इसमें आर्टरी या फिर वेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं कैरी करती? वैसे तो सारी वेन्स ही हैं, कौन सी वेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है उसको छोड़, मतलब कौन सी इनमें चारों में से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी नहीं करती है? पल्मोनरी वेन, हेपाटिक पोर्टल वेन, रीनल वेन। देखिए मैं आपको एक बार बताऊं, पल्मोनरी आर्टरी करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और पल्मोनरी वेन करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ए, पल्मोनरी वेन। ये क्या करती है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, नॉट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है कहाँ से कहाँ तक? लंग्स से लेफ्ट एट्रियम ऑफ द हार्ट। कहाँ से? लंग्स से लेफ्ट एट्रियम ऑफ द हार्ट तक पल्मोनरी वेन कैरी करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो करेक्ट आंसर होगा पल्मोनरी वेन, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द मेन डिफरेंस इन द स्ट्रक्चर ऑफ आर्टरीज एंड वेन्स इज इन, कहाँ पर सबसे बड़ा डिफरेंस है इन द स्ट्रक्चर ऑफ आर्टरी और वेन्स के? ट्यूनिका इंटीमा मेड अप ऑफ स्क्वामस एपिथेलियम, बी ट्यूनिका मीडिया, सी ट्यूनिका एक्सटर्ना एंड डी ट्यूनिका एडवेंटिशिया। कहाँ पर मेन डिफरेंस है आर्टरीज और वेन्स के स्ट्रक्चर में? बताइए। मेन डिफरेंस बी ट्यूनिका मीडिया में है। आर्टरी और वेन्स के स्ट्रक्चर में मेन डिफरेंस ट्यूनिका मीडिया में है। और ट्यूनिका मीडिया एक प्रकार का मिडिल लेयर होता है ट्यूनिका का। मीडिया मतलब मिडिल और ट्यूनिका मतलब ट्यूनिका। तो ट्यूनिका एक प्रकार की लेयर होती है आर्टरी की और वेन की। ट्यूनिका एक प्रकार की लेयर होती है आर्टरी और वेन की, और ट्यूनिका मीडिया इज द मिडिल, मतलब मिडिल होता है ट्यूनिका का। ठीक है, और वॉल ऑफ आर्टरीज थिकर होती हैं। ट्यूनिका मीडिया की आर्टरी की जो वॉल होती है वो थिकर होती है एज कम्पेयर टू वॉल ऑफ वेन्स। फिर से बताता हूँ लास्ट वाला पॉइंट आप लोगों को। वॉल ऑफ आर्टरीज ऑफ ट्यूनिका मीडिया इज थिकर देन एज कम्पेयर टू द is thicker as compared to the tunica media of veins। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मैनी करेक्टली आर गिवन, कौन कौन से इसमें सही हैं? नॉट, ये देखिए अब इसको पढ़ना पड़ेगा आपको ध्यान से। ये आपने वैसे पढ़ा होगा, मैं क्या बताऊँ इसमें आपको। अगर ये पॉइंट आते हो नॉर्मल NCERT में ही दिए हुए हैं तो आप बहुत अच्छे से कर सकते हो। नॉर्मल हार्ट बीट पर्सन की 72 बीट्स पर मिनट होती है, परफेक्ट आंसर। पीरियड ऑफ कार्डियक साइकिल अभी पिछले 2 क्वेश्चन पहले पढ़ा है, 0.8 सेकंड का होता है। स्ट्रोक वॉल्यूम 70 ml का होता है। और नॉर्मल कार्डियक आउटपुट ये भी 500 ml होता है। और नॉर्मल ब्लड प्रेशर भी पढ़ा था पिछले अभी 120 से 180 mmHg होता है, इसमें से कि 120 होता है सिस्टोलिक और 80 mmHg होता है डायस्टोलिक। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? पाँचों सही है तो 5 वाला आंसर करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। कवरिंग ऑफ हार्ट, हार्ट के कवर को क्या कहते हैं हम? पेरिकार्डियम, पेरिटोनियम, पेरिनेडियम, पेरिओस्टियम। क्या कहते हैं कवरिंग ऑफ हार्ट? कवरिंग ऑफ हार्ट इज नोन एज पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम इज द डबल लेयर मेम्ब्रेन होती है हार्ट की। ठीक है, और आउटर लेयर इसकी पेरिकार्डियम की होती है पैराइटल पेरिकार्डियम, और इनर लेयर होती है विसरल पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम डबल लेयर होती है हार्ट को जो कवर करती है। इसके 2 लेयर होती हैं। ठीक है, 2 लेयर होते हैं। एक आउटर जो होती है उसे कहते हैं पैराइटल पेरिकार्डियम, और जो इनर होती है उसे कहते हैं विसरल पेरिकार्डियम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्लड ग्रुप O नेगेटिव इज कॉल्ड यूनिवर्सल डोनर बिकॉज, क्यों होता है? इसके पास RH एंटीजन होते हैं RCB में, RBC में, और डज नॉट हैव एंटीजन A और B ऑन RBC, या फिर हैज़ एंटी A एंड एंटी B, एंटीजन A एंटीजन B एंटीबॉडीज ऑन RBCs, और या फिर डी में दिया है हैज़ एंटीजन A एंड एंटीजन B ऑन RBCs। ब्लड ग्रुप O नेगेटिव को यूनिवर्सल डोनर कहते हैं, क्यों? बिकॉज, इसलिए कहते हैं इट डज नॉट हैव एंटीजन A और B ऑन RBC। RBC में
एंटीजन ए और बी नहीं होता है, इसलिए ब्लड ग्रुप ओ को हम यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पेस मेकर ऑफ हार्ट इज सिचुएटेड इन, कहाँ पर सिचुएटेड होता है पेस मेकर ऑफ हार्ट? वॉल ऑफ राइट एट्रियम, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, इंटर ऑरिकुलर सेप्टम, या फिर वॉल ऑफ लेफ्ट एट्रियम? कहाँ पर पेस मेकर सिचुएटेड होता है बताइए? हार्ट में पेस मेकर कहाँ सिचुएटेड होता है? सिचुएटेड होता है वॉल ऑफ राइट एट्रियम। राइट एट्रियम की वॉल पर पेस मेकर सिचुएटेड होता है। पेस मेकर को हम ऐसे नोड भी कहते हैं, साइनो एट्रियल नोड। अब मैं आपको एक बात, अब इसमें देखो थोड़ा डिटेल एक्सप्लेनेशन देता हूँ साइनो ऐसे नोड की विद डिफिनीशन। ठीक है, द नोड, ऐसा नोड एट विच इम्पल्स गेट्स जनरेटेड फर्स्ट, जहाँ पर सबसे पहले इम्पल्स जनरेट होता है वो लोकेट होता है इन द वॉल ऑफ राइट एट्रियम। जहाँ पर सबसे पहला इम्पल्स जनरेट होता है वो लोकेट होता है इन द वॉल ऑफ राइट एट्रियम। या मैंने बताया था पिछले पहले भी कि सबसे पहला इम्पल्स कहाँ से स्टार्ट होता है? ऐसे नोड से, फिर एवी नोड, फिर बंडल ऑफ फिश, फिर परकेंजे फाइबर एंड फिर देन हार्ट मसल। ये आपको मैंने पिछला भी बताया था पीछे, देख लेना बैक करके। और यहाँ पर मैं आपको फिर बताता हूँ डेफिनेशन इसकी। जो नोड सबसे पहले इम्पल्स जनरेट होती है वो लोकेट होती है इन द वॉल ऑफ राइट एट्रियम नियर द ओपनिंग ऑफ कोरोनरी साइनस। कोरोनरी के साइनस के ओपनिंग के पास हमारे क्या होते हैं? नोड इम्पल्स जनरेट होते हैं, वहाँ पर ऐसे नोड कहलाता है वो। ठीक है, फर्स्ट इम्पल्स सबसे पहला ऐसे नोड में ही जनरेट होता है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट ह्यूमन हार्ट? ह्यूमन हार्ट के बारे में सबसे करेक्ट कौन सा है? वॉल्यूम ऑफ बोथ एट्रिया इज ग्रेटर देन द वॉल्यूम ऑफ बोथ वेंट्रिकल। मतलब दोनों एट्रिया का वॉल्यूम वेंट्रिकल से ज़्यादा होता है कि वेंट्रिकल का वॉल्यूम एट्रिया से ज़्यादा होता है, कि दोनों का बराबर होता है, या फिर वेंट्रिकल आर अपर चैम्बर एंड एट्रिया आर लोअर चैम्बर इन आवर हार्ट? वेंट्रिकल अपर चैम्बर्स होते हैं कि एट्रिया लोअर चैम्बर्स होते हैं? बताइए कौन सा करेक्ट आंसर होगा इसका? सोचिए। चलिए मैं बताता हूँ इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वॉल्यूम ऑफ बोथ वेंट्रिकल इज ग्रेटर देन द वॉल्यूम ऑफ बोथ एट्रिया। दोनों वेंट्रिकल का वॉल्यूम एट्रिया से ज़्यादा होता है। ठीक है, वो इसलिए बताता हूँ, द लेफ्ट वेंट्रिकल के पास थिकेस्ट मायोकार्डियम वॉल होती है। लेफ्ट वेंट्रिकल के पास थिकेस्ट मायोकार्डियम वॉल होती है, क्योंकि उसको वेंट्रिकल को ब्लड कलेक्ट करना होता है दूसरी जगह से। वेंट्रिकल को ब्लड कलेक्ट करना होता है, इसकी वजह से उसमें फोर्स ज़्यादा लगता है। फोर्स ज़्यादा लगता है तो कलेक्शन के दौरान ब्लड ज़्यादा आता है उसके अंदर, तो जिसकी वजह से उसकी वॉल थिक होनी पड़ती है। तो थिक नहीं होगी तो फट जाएगी वेंट्रिकल्स। ठीक है, इसलिए वॉल्यूम ऑफ वेंट्रिकल इज़ मोर देन द वॉल्यूम ऑफ बोथ एट्रिया। और एक बात आपको वो बताता हूँ, कार्डियक साइकिल के दौरान प्रत्येक वेंट्रिकल पंप करता है अप्रॉक्स 70 ml ऑफ ब्लड। फिर से बताता हूँ यार ये बात, कार्डियक साइकिल के दौरान प्रत्येक वेंट्रिकल 70 ml ऑफ ब्लड लगभग पंप करता है, जिसको हम स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं। तो यहाँ पर सीधी सी बात निकल के आई, आपको ध्यान अगर हो तो देख रहा हूँ। स्ट्रोक वॉल्यूम जो होता है, स्ट्रोक वॉल्यूम इसका कितना मतलब की क्वांटिटी होती है? 70 ml ऑफ ब्लड। ध्यान रखिएगा, स्ट्रोक वॉल्यूम में 70 ml ऑफ ब्लड होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग, देखिए मैं इसको थोड़ा सा पीडीएफ में चेंज करता हूँ। ये देखिए, हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर इनकरेक्ट अबाउट लिम्फ? लिम्फ के उसके लिए कौन सा गलत है? लिम्फ इज़ अ कलरफुल एज इट हैज़ हीमोग्लोबिन। नहीं, ये तो साफ गलत हो गया। लिम्फ इज़ अ कलरफुल नहीं था, कलरलेस होता है, तो ये वाला तो गलत ही हो गया। ठीक है, अगला देखते हैं, इट कंटेन्स स्पेशलाइज्ड लिम्फोसाइट विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्यूनिटी। स्पेशलाइज्ड लिम्फोसाइट विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्यूनिटी, सही है। लिम्फ इज़ एन इम्पॉर्टेंट कैरियर फॉर न्यूट्रिएंट्स एंड हार्मोन्स, सही है। फैट्स आर एब्जॉर्ब्ड थ्रू द लिम्फ्स इन द लैक्टियल प्रेजेंट इन द इंटेस्टिनल विलाई, पहले पढ़ा था भी पहले क्वेश्चंस में, ये भी सही है। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1, मतलब ऑप्शन नंबर 1 गलत है। अब देखते हैं इसमें कौन सा हमें दिया है। ये देखिए, सबसे पहले ही आंसर है इसका, तो ऑप्शन नंबर 1 ऑनली गलत है। ये साफ गलत है, बाकी तो है ही नहीं आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, RBC हैज़ एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ 120 डेज आफ्टर विच दे आर डिस्ट्रॉयड। जब 120 दिन के RBC की लाइफ स्पैन हो जाती है, फिर उसके बाद वो कहाँ डिस्ट्रॉय होते हैं बताइए। स्प्लीन, पैंक्रियाज, किडनी, स्टोमक, वो डिस्ट्रॉय होते हैं स्प्लीन में। इट इज़ ऑल्सो नोन एज ग्रेव यार्ड ऑफ RBC। क्या कहते हैं? ग्रेव यार्ड, जस्ट अ सेकेंड, ग्रेव यार्ड ऑफ RBC। ठीक है, हम स्प्लीन को क्या कहते हैं? ग्रेव यार्ड ऑफ RBC कहते हैं। और यहीं पर क्या होती है? RBC डिस्ट्रॉय होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश रेजिस्ट इन्फेक्शन एंड आर ऑल्सो एसोसिएटेड विद एलर्जिक रिएक्शन। कौन सा ऐसा है जो इन्फेक्शन को रेजिस्ट करेगा और एलर्जिक रिएक्शन में भी इन्वॉल्व होगा? ए लिम्फोसाइट, बी न्यूट्रोफिल्स, सी ओसिनोफिल्स, डी थ्रोम्बोसाइट। बताइए कौन सा ऐसा है जो इन्फेक्शन को रेजिस्ट करेगा और एलर्जिक रिएक्शन में भी एसोसिएटेड होगा? वो है ओसिनोफिल्स। ओसिनोफिल्स रेजिस्ट इन्फेक्शन एंड आल्सो एसोसिएटेड विद एलर्जिक रिएक्शंस। और ओसिनोफिल्स अभी मैंने पहले बताया था आपको, पहले पढ़ा भी था आपने। ओसिनोफिल्स आर द ग्रैनुलोसाइट जो कंप्राइज करते हैं 3% ऑफ द टोटल WBC। WBC को क्या कहते हैं हम? एक बात और कहते हैं, बताइए। WBC को कहते हैं ल्यूकोसाइट्स। ठीक है, तो 3% क्या करते हैं? ये एसोसिएटेड करते हैं और टोटल WBC का। कौन? ओसिनोफिल्स, जो रेजिस्ट करते हैं इन्फेक्शंस को। सो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। तो बस लास्ट में यही एडवाइस रहेगी कि लर्न एवरी डे, थोड़ा थोड़ा याद करिए, कंप्लीट रहेगा ज़्यादा सही रहेगा। इकट्ठा करेंगे तो नहीं हो पाएगा। और नीट एग्ज़ाम तो ऐसा है, आप जानते ही, बिना प्रैक्टिस के नहीं हो सकता है। तो मैं यार ये सीरीज़ ख़त्म करने के बाद, जब सीरीज़ ख़त्म हो जाएगी तो फिर आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको और दूसरी सीरीज़ कौन सी चाहिए, मैं उसकी भी निकालूंगा। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अगला वीडियो आपको आएगा ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज गैसेस का। सो तैयारी करते रहिए। ऑल द बेस्ट, बाय बाय। लास्ट में ये बात बोलूँगा, चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ठीक है, हमारी मदद करते जाओ यार, ऐसा करोगे तो कहाँ से बनेगा। बाय बाय।